वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। मेरा नाम इरम है और IR की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम कंप्लीट नहीं कर सके। टाइम कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं और इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। अब इंशाल्लाह हम विद इन कमिंग 10 to 20 डेज जो भी इम्पोर्टेंट IR के टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं उन लोगों को जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम इरम है और मेरा CSS 2021 है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा टॉप स्कोर था 157। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जो IR के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे IR की, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने IR एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम और रियलिज्म को कवर किया है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बहुत लोगों ने बोला कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, तो आई थॉट कि आज हम इसको शुरू करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अगर आप देखें तो हमें इससे लिंक एक ही नाम ज़हन में आता है, वो अलेक्जेंडर वेंट का है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले निकोलस ऑनफ ने इंट्रोड्यूस कराया था 1989 के अंदर। इसको एक्सपेंड किया, इस पे काम किया अलेक्जेंडर वेंट ने, और इसका नाम जो है इस हवाले से काफ़ी मशहूर हुआ। लेकिन अगर फाउंडिंग फादर की बात की जाए तो वो अलेक्जेंडर निकोलस ऑनफ है। 1989 में उसने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अगर हम एकेडमिक डिस्कोर्स के हवाले से बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो बेसिक आर्गुमेंट है, जिसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन, ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन आपको ये बताता है कि नॉलेज की रियलिटी क्या है। इल्म की हकीकत क्या है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन ये है कि नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है जी, नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड एक चीज है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि यूनिवर्स में कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसको ह्यूमन एक्वायर करते हैं। ये नॉलेज ये खुद क्रिएट करते हैं। तो नॉलेज क्या है? एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। इस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को जहां से भी पढ़ना शुरू करेंगे आपको दी जाएगी कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके मिसाइल्स जो कि लिमिटेड नंबर में हैं वो US के लिए थ्रेट हैं। लेकिन दूसरी तरफ UK के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो US के लिए थ्रेट नहीं है। क्यों? जबकि इनके पास तो जो स्टॉक है वो भी लिमिटेड है, और इनके पास UK के पास जो स्टॉक है वो एक्सटेंसिव है। लेकिन थ्रेट जो है वो यहां से महसूस होता है, UK से नहीं महसूस होता। तो रीजन क्या है? इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है आपकी। आप एक दूसरे को अपना दोस्त समझते हैं या दुश्मन समझते हैं, ये आपके एक्शंस को डिफाइन करता है। ये आपके इंटरेक्शंस को डिफाइन करता है, और फिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IR भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज अनार्की। अनार्की की जो अजम्पशन है ये हमारी मेजर थ्योरीज को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, क्लासिकल जो आपकी अप्रोच है उसको डिफरेंशिएट करती है आपकी बिहेवियरल अप्रोच से। इसी तरह से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो अनार्की की असम्पशन है वो इसको रियलिज्म और लिबरलिज्म से डिफरेंशिएट करती है। तो ये कहते हैं कि अनार्की
क्या है? अनार्की इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। अनार्की इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। फॉर द बिगिनर्स अनार्की क्या होती है? एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी। दुनिया में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। स्टेट स्मॉल तो होती हैं, कुछ सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग, नेशन स्टेट सिस्टम के इवॉल्व होने के बाद हर स्टेट जो है वो अपने राइट्स के हवाले से और अपनी ड्यूटीज के हवाले से एक दूसरे के इक्वलेंट है। तो कोई हायर पावर नहीं है जो किसी दूसरी स्टेट को कंट्रोल कर सके। स्टेट अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसकी सॉवरेनिटी होती है। तो अनार्किक सिस्टम है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि ये जो अनार्की है ये कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन। आप इस अनार्की को कैसा समझते हैं? वो कहते हैं अनार्की 3 तरह की होती है, जो कि मतलब डिजाइन की गई है, बनाई गई है। 3 तरह के आइडियाज हैं अनार्की के: हॉब्सियन, लॉकियन और कैंटियन। ये तीनों थ्योरिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जो कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताते हैं। एनी हाउ, इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हॉब्सियन, लॉकियन और कैंटियन एनार्की की। हॉब्सियन एनार्की क्या है? थॉमस हॉब्स कहते हैं हॉब्सियन एनार्किकल सिस्टम के अंदर जो आपका बेसिक बिलीव होता है, जो आपकी मतलब परसेप्शन है, ये जो परसेप्शन है ना, यही डिफरेंट है। हॉब्सियन एनार्की में आपकी परसेप्शन किस चीज़ की है? एनिमी की है। यही परसेप्शन आपकी अगर आप लॉकियन में देखें तो क्या होगी? फ्रेंड की होगी। और कैनेटियन एनार्की में ये आपकी परसेप्शन है कंपेटिटर की। तो ये जो परसेप्शन है ये आगे डिराइव करेगी आपके बिहेवियर्स और एक्शंस को। अगर आप हॉब्सियन बिलीवर हैं और आपकी परसेप्शन राइवलरी की है, एनिमोसिटी की है, तो फिर क्या होगा? डिस्ट्रस्ट होगा, पावर पॉलिटिक्स होगी और वायलेंस होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। यही अगर आपकी परसेप्शन फ्रेंडशिप की है तो ट्रस्ट होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, प्रोग्रेस होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी और नो वायलेंस। और यही परसेप्शन अगर आपकी कंपेटिटर की है तो कंपटीशन होगा और मिनिमम वायलेंस होगा। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एनार्की के आइडिया को दुनिया में किस तरह से डिफाइन करते हैं। जिस तरह के आइडिया को आप दुनिया में प्रोपेगेट करेंगे, उस किस्म का वर्ल्ड व्यू आप जनरेट कर सकते हैं, उस किस्म के इंटरनेशनल सिस्टम को आप इवॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। फिर वो बात करते हैं जी, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है वो आता है आइडिएशनल वर्सेस मटेरियल रियलिटी। ये बात याद रखिएगा कि ये मटेरियल रियलिटी से इनकार नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि जो आइडिएशनल रियलिटी होती है वो भी मैटर करती है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि मनी पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर है ना, और क्या है। लेकिन जो वैल्यू हमने इसको असाइन की है वो डिटरमिन करती है कि इसको कैसे दुनिया में परसीव किया जाएगा।
तो आइडिएशनल रियलिटी जो है ये डिक्टेट करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। ठीक है जी। इस डिस्कशन को अगर सिर्फ हम इसी पॉइंट को एलैबोरेट करने लगे तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। इवन आइडिएशनल रियलिटी की बात यह है ना कि आप एक आइडिया को प्रोपेगेट करते हैं ना, जब आप उस आइडिया को इतना ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं तो वो एक रियलिटी बन जाती है, और उस रियलिटी से आपको थ्रेट की परसेप्शन होती है, उसी रियलिटी से आपको अफेक्शन भी हो सकती है, उसी रियलिटी से डिफरेंट चीजें आगे फर्दर जो है वो निकलती हैं। टेररिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, इसकी भी अगर बात की जाए तो आइडिएशनल रियलिटी जो यानी जो वैल्यू इसको असाइन की गई, उसने जितना टेरर दुनिया में फैलाया है उतना टेररिज्म ने एक्चुअली नहीं किया क्रिएट। दुनिया में इससे ज्यादा वायलेंस होता रहा है हिस्ट्री के अंदर। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो क्रिएट किया जाता है, ये कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय द वैल्यू वी असाइन टू एनी मटीरियल थिंग। दुनिया में जितनी डेथ्स रोड एक्सीडेंट से होती हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीजेस से होती हैं, डायबिटीज से होती हैं, उससे कम डेथ्स टेररिज्म से होती हैं। लेकिन जो आइडिएशनल रियलिटी क्रिएट की गई है उसकी वजह से एक जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो इसका बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। एजेंसी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू एक्ट, एबिलिटी ऑफ एन एक्टर टू एक्ट। और स्ट्रक्चर क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटीरियल एंड आइडिएशनल रियलिटी है। मतलब कहने का यह है कि जो एजेंसी और स्ट्रक्चर है म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड। हाउ? स्ट्रक्चर फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रक्चर है कि जी आपको सिक्योरिटी डायलेमा है, या हम कोल्ड वॉर की एग्जांपल लेते हैं। एक यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में जो एक कोल्ड वॉर थी, वो उस दौरान एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर था। उस दौरान एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर था। एजेंसी कौन है? एजेंसी आपके एक्टर्स हैं। हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, हेड ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसके इख्तियार में कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि उस एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हो। अब यहां पर जो यूएसएसआर का हेड आया, मिखाइल गोर्बाचेव, इसके पास दो ऑप्शन थे। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को री इन्फोर्स करता अपने एक्शंस के थ्रू, या इनको चेंज कर दे। उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया और उसने उस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। एजेंसी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है और स्ट्रक्चर एजेंसी को इन्फ्लुएंस करता है। ये दोनों एक दूसरे से पे असर अंदाज होते हैं। बाज दफा एक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं और बाज दफा वो उन्हीं पैटर्न्स को चलाते जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आती है आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट। आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी स्टेट की जो आइडेंटिटी है
जो उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये डिफाइन करेगा उसके इंटरेस्ट क्या है, स्टेट इंटरेस्ट क्या है। और स्टेट इंटरेस्ट क्या डिफाइन करते हैं? आपके फॉरेन पॉलिसी एक्शंस को। तो फॉरेन पॉलिसी एक्शंस किस चीज से डिफाइन हो रहे हैं? आपकी इनडायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी से डिफाइन हो रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, आइडेंटिटी को देखें ना कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं। एक कंट्री की सेल्फ परसेप्शन क्या है कि मैं एक मिडिल स्टेट हूं, मैं एक रीजनल पावर हूं, मैं एक सुपर पावर हूं। ये परसेप्शन डिटरमिन करेगी उसके ग्लोबल इंटरेस्ट्स को। ठीक है जी। उसके बाद होते हैं जी नॉर्म्स। नॉर्म जो है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। बट अगेन नॉर्म्स जो हैं कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज नहीं है। नॉर्म्स जो हैं एक साइकिल के थ्रू क्रिएट की जाती है। एक डिस्कोर्स होता है जिसको रीइंफोर्स किया जाता है। अब कौन करते हैं इनको रीइंफोर्स? आपके एकेडमिशियंस करेंगे, आपका मीडिया करेगा, ठीक है, एनजीओज करेंगी, मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे जो करेंगे, एक्टिविस्ट करेंगे। जब ये डिस्कोर्स रीइंफोर्स किया जाता है तो ये इंटरनलाइज हो जाता है सोसाइटीज के अंदर। जब ये इंटरनलाइज हो जाता है तो ये एक नॉर्म बन जाती है और उसके रिजल्ट में फिर एक्शंस लिए जाते हैं। अब एक्शंस के फर्दर रिजल्ट जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि ये नॉर्म फर्दर रीइंफोर्स होगी या चेंज हो जाएगी। यानी फॉर इंस्टेंस एक नॉर्म क्रिएट हो गई, उस नॉर्म के रेलेवेंट एक्शंस लिए गए, उन एक्शंस की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आए तो ये तो फर्दर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो फिर वो नॉर्म चेंज भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देते हैं, क्लाइमेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज। पॉलिटिशियंस अब अपने मंशूर के अंदर इस चीज को शामिल करते हैं कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसीज की तरफ जाएंगे। लेकिन ये कैसे हुआ? ये ओवर द नाइट नहीं हुआ। ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, इसका डिस्कोर्स क्रिएट किया गया। पब्लिक ओपिनियन जब इसके हक में हो गया, जब ये एक नॉर्म की शक्ल इख्तियार कर गया, जब लोग डिमांड करने लगे कि हाँ हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज चाहिए, हमारी दुनिया पोल्यूट हो रही है, तो फिर तब जाके पॉलिटिशियंस ने इसको अपने मैंडेट में शामिल किया। इवन यूएन के प्लेटफॉर्म से अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के ऊपर जब होती है तो उसकी एक बड़ी हेडलाइन होती है कि क्या जो है एक्शंस लिए जाएंगे। तो होता क्या है कि नॉर्म जो है वो एक साइकिल से गुजर के क्रिएट होती है। अब मैं बात कर रही थी कि जब पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, नॉर्म क्रिएट हो जाती है, तो फिर उस पर एक्शंस होते हैं। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली जब हम यूटिलाइज करेंगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आ भी रहे हैं, तो उसके थ्रू वो नॉर्म फर्दर रीइंफोर्स होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग IR की सीरीज के देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और IR के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप 2024 की अटेम्प्ट के लिए चाहते हैं कि हम यहाँ पे कवर करें, वो भी बताएं। जो पार्ट 2 के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें थ्योरी एप्लीकेशन के हवाले से लोगों को क्वेरीज रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी हम 4 से 5 टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, जिसमें यूक्रेन वॉर हो गई, अफगानिस्तान का इशू हो गया, साउथ एशिया हो गया, ठीक है। तो 4 से 5 टॉपिक तो ये मेरे माइंड में है जो इंशाल्लाह हमने कवर करने हैं। इसी तरह से पार्ट 1 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप लोग चाहते हों कि हम यहाँ पर कवर करें, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।